मैंने एक भूतिया घर किराए पर लिया क्योंकि वह सस्ता था, लेकिन पहली ही रात शावर अपने आप चालू हो गया। मैंने खाली हवा में चिल्लाकर कहा, क्या तुम पानी का बिल भर रही हो? पानी तुरंत बंद हो गया। मुझे लगा कि यह तो बस शुरुआत थी, लेकिन अगले दिन मुझे मेज पर 3 डिश और सूप मिला, साथ ही एक नोट भी था। खाने की कीमत 25 रुपए। मैंने मन ही मन हिसाब लगाया। खाने में पनीर और सब्जियां दोनों थीं और वह बहुत बढ़िया लग रहा था। रेस्तरां में ऐसा खाना कम से कम 50 रुपए का पड़ता, इसलिए 25 रुपए यानी खर्चा आधा आधा करने पर बहुत अच्छा सौदा था। मैंने अपना कांटा उठाया, कढ़ाई पनीर का एक मसालेदार टुकड़ा उठाया और मुंह में डाल लिया। वह इतना स्वादिष्ट था कि मजा आ गया। खाना खाते खाते मैं खाली हवा में बड़बड़ाने लगा, अरे भूतनी जी, तुम बहुत कंजूस हो। तुम तो मर चुकी हो, क्या तुम थोड़ी खुले दिल की नहीं हो सकती? हवा शांत रही, बस मेरे चबाने की आवाज आ रही थी। खाना खाने के बाद मैंने संतुष्टि से डकार ली। चिकनाई वाले बर्तन देखकर मुझमें आलस आ गया और मैंने अपने रूममेट की सहन शक्ति को परखने के लिए उन्हें बिना धोए ही सिंक में रख दिया। अगली सुबह जल्दी ही बर्तनों की हल्की खड़खड़ाहट से मेरी नींद खुली। मैं दबे पांव किचन के दरवाजे तक गया और देखा कि सिंक में रखे बर्तन चमक रहे थे और करीने से रखे हुए थे। उनके पास एक और नोट था, इस बार खून से नहीं लिखा था, यह साधारण काली स्याही से लिखा था, बर्तन धोने की फीस 5 रुपए प्रति बार, महीने के आखिर में हिसाब करें। मुझे यकीन नहीं हुआ और मैं हंस पड़ा। अविश्वसनीय। मैं विवेक 20 साल से ज्यादा जी चुका हूँ और यह पहली बार है जब मैं ऐसे उसूलों वाले भूत से मिला हूँ। मुझमें मुकाबला करने का जोश जाग गया। इच्छा शक्ति की लड़ाई है ना, चलो देखते हैं। मैंने जानबूझकर दरवाजे के पास कचरे से भरा एक बैग रख दिया, जिससे आधा रास्ता रुक गया। देखते हैं तुम उसे कैसे बाहर फेंकती हो। हैरानी की बात थी कि अगले दिन कचरे का बैग गायब था और दरवाजे पर एक स्टिकी नोट चिपका था, काम करने की फीस 10 रुपए। एक रात ओवर टाइम काम करके बुरी तरह थक हार कर मैं घर लौटा। अंधेरे में लाइट का स्विच ढूंढ रहा था, तभी अचानक लिविंग रूम की लाइट अपने आप जल उठी। एक हल्की धीमी रोशनी। कुछ पल के लिए मेरा मन पिघल गया, लेकिन तभी लैंप शेड से एक नोट नीचे गिरा। तुम्हारे लिए लाइट जला दी, बिजली का खर्च अलग से लगेगा। खैर, बिजली का खर्च अलग से लगेगा वाली बात ने उस पल के सुकून को तुरंत खत्म कर दिया। मैंने झुंझलाकर छत की ओर देखा। जिंदगी इस मजेदार नोक झोंक वाली खींचतान के बीच चलती रही। धीरे धीरे मुझे अपने भूतिया रूममेट का मिजाज समझ आने लगा। उसका नाम स्नेहा था और उसे साफ सफाई का बहुत शौक था। अगर मैं अपने कपड़े फर्श पर फेंक देता तो वे अपने आप उछलकर सिंक में चले जाते। उसे ओसीडी भी था। अगर मेरी शेल्फ पर एक भी किताब ऊंचाई के हिसाब से नहीं रखी होती तो अगले दिन तक वह बिल्कुल सही ढंग से जमा दी जाती। वह खाना बहुत बढ़िया बनाती थी, लेकिन मन में बात रखती थी। अगर मैं शिकायत करता कि कोई डिश बहुत नमकीन है तो वह मुझे लगातार 3 दिन तक सिर्फ उबली हुई बेस्वाद खिचड़ी खिलाती। उसकी जबान भी बहुत तीखी थी। एक बार मैंने सेल में एक शर्ट खरीदी और आईने के सामने पहनकर देखी। भाप पर धीरे धीरे शब्द उभर आते, अजीब पसंद, अजीब टेस्ट और उससे भी अजीब वॉलेट। गुस्से में मैं पैर पटकता और खाली हवा में चिल्लाता, इससे तुम्हें क्या मतलब? एक ऐसी आत्मा जो मरने के बाद भी बिल आधा आधा करने पर अड़ी रहती थी। तब आईना जवाब देता, जैसे को तैसा। मुझे उसकी मौजूदगी की आदत होने लगी और मजा भी आने लगा। कम से कम मुझे अब इंस्टेंट नूडल्स नहीं खाने पड़ते थे और इस ठंडे बड़े शहर में कोई तो था जो मेरे लिए लाइट जलाकर रखता था, भले ही उसका खर्च अलग से लगता हो। एक दिन मेरा सबसे अच्छा दोस्त बंटी मुझसे मिलने आया तो मैंने स्नेहा को पहले ही बता दिया। मैंने कहा, मेरा दोस्त आ रहा है, वह आसानी से डर जाता है, इसलिए आज ठीक से पेश आना, समझी। मेज से एक मैगजीन हवा में उठी जिस पर बड़े अक्षरों में ओके लिखा था। अगले दिन जैसे ही बंटी अंदर आया उसने नाटक करते हुए हवा में सूंघा, विवेक, क्या तुम्हारी लॉटरी लग गई है? क्या तुमने कोई हाउसकीपर रखा है? यह जगह इतनी साफ सुथरी है कि यकीन ही नहीं होता कि तुम यहाँ रहते हो। लगता है मेरी रहने की आदतें बेहतर हो गई थीं। उसने यह कहा ही था कि टीवी जिस पर एक एक्शन फिल्म चल रही थी अचानक फाइनेंशियल न्यूज चैनल पर बदल गया। बंटी चौंक कर उछल पड़ा, रिमोट कहाँ है? चैनल क्यों बदल गया? शायद कनेक्शन ढीला होगा। मैंने शांति से उसे वापस ठीक करते हुए कहा। जब हम बातें कर रहे थे तो बंटी के सामने रखा कप मेज के किनारे की ओर 5 सेंटीमीटर खिसक गया। अरे बाप रे, यह क्या हो रहा है? कप अपने आप हिल गया था। मैंने शांति से उसे वापस अपनी जगह पर खिसका दिया। डरो मत, मेरी रूममेट थोड़ी शरारती है लेकिन खाना बहुत अच्छा बनाती है। बंटी ने मुझे डर और हैरानी भरी नजरों से देखा, जैसे मैं कोई पागल हूँ।
विवेक, क्या तुम बहुत ज्यादा तनाव में हो? क्या तुम्हें मतिभ्रम हो रहा है? मैंने आह भरी, क्योंकि मुझे पता था कि इसे समझाने का कोई तरीका नहीं है। बुरी तरह हैरान परेशान बंटी को विदा करने के बाद मैं सोफे पर बैठ गया। थोड़ा उदास महसूस कर रहा था। तभी लिविंग रूम की लाइटें धीमी और हल्की हो गईं। मैंने फर्श से छत तक बनी बड़ी खिड़की की ओर देखा और पहली बार सफेद ड्रेस पहने एक महिला की लंबी परछाई मुझे साफ दिखाई दी। वह अभी भी थोड़ी पारदर्शी थी, जैसे धुंध का कोई चलता फिरता टुकड़ा, लेकिन मैं उसके लंबे खुले बालों को पहचान सकता था। वह बहुत ध्यान से खिड़की पहुंच रही थी, उन दागों को साफ कर रही थी जो सुबह मुझसे छूट गए थे। उसकी हरकतें बहुत ध्यान से और पूरी लगन से की जा रही थीं। उनमें एक ऐसी नजाकत थी जो जुनून की हद तक थी। अचानक मुझे लगा कि मेरे दोस्त की चिंताएं और दुनिया की नासमझी अब कोई मायने नहीं रखती। इस बड़े शहर में आखिरकार मुझे एक घर और परिवार का एक सच में अनोखा सदस्य मिल गया था। लेकिन अच्छे दिन ज्यादा देर नहीं चले। कॉरपोरेट दुनिया की बेरहमी मुंह जैसे मामूली तनख्वाह पाने वाले तक भी पहुंच ही गई। एक रूखे ईमेल और कॉरपोरेट की कुछ बेजान बातों ने मेरी उस मामूली कमाई को खत्म कर दिया, जिसके लिए मैं रोज 2 घंटे का सफर तय करता था। हाथ में कार्डबोर्ड का डिब्बा लिए मैं भीड़ भाड़ वाली जगह से गुजरा और पहली बार मुझे लगा जैसे मैं कोई बेकार कचरा हूँ। घर पहुंचकर मैंने चादर सिर तक ओढ़ ली। जो शिकायतें और बेचैनी मैंने इतने समय से दबा रखी थीं, वे आखिरकार बाहर निकल आईं। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर रोया, लेकिन लिविंग रूम से हल्का सुरीला क्लासिकल संगीत सुनाई दिया। यह एक रूहानी क्लासिकल धुन थी जो मुझे बहुत पसंद है। मुझे याद आया कि खाना खाते हुए मैंने एक बार हवा में ही कहा था, यह धुन कितनी खूबसूरत है। इसे सुनकर लगता है कि मैं मुश्किल से मुश्किल समय भी पार कर सकता हूँ। सिसकते हुए मैं भारी कदमों से कमरे से बाहर निकला। डाइनिंग टेबल पर गर्मा गर्म शाही पनीर और पराठे रखे थे और उनके पास एक नोट था जिस पर बस 2 शब्द लिखे थे, ऑन द हाउस, यानी हमारी तरफ से मुफ्त। आखिरकार मेरी आंखों से आंसू निकल आए, दुख से नहीं बल्कि उस अपनापन भरे एहसास से। पहली बार मैंने पूरे दिल से हवा में कहा, शुक्रिया। ऐसा लगा जैसे उस सन्नाटे में एक हल्की सी आह गूंजी हो। खाना खाने के बाद मैंने अपना कंप्यूटर चालू किया और तेजी से कई जगह रिज्यूमे भेजे, लेकिन वे सब बिना किसी जवाब के गायब हो गए। जो कुछ इंटरव्यू हुए भी उनमें मुझे रिजेक्शन ही मिला। दिन ब दिन कम होते बैंक बैलेंस को देखकर बेचैनी मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी और मेरी रातों की नींद उड़ गई थी। आखिरकार मुझे अपनी सपनों की कंपनी से इंटरव्यू का बुलावा मिला। मैंने अपना एकमात्र फॉर्मल सूट निकाला जिसे मैंने बरसों से संभाल कर रखा हुआ था। इंटरव्यू वाले दिन मैं जल्दी उठा, लेकिन बहुत ज्यादा घबराहट की वजह से नीचे कैफे में नाश्ता खरीदते समय मेरा हाथ कांप गया और एक कप बहुत गर्म कॉफी मेरी शर्ट पर गिर गई। उस पल मुझे लगा जैसे मेरी दुनिया ही उजड़ गई हो। मैं बुरी तरह परेशान और बिखरी हुई हालत में घर भागा। इंटरव्यू में बस 1 घंटा बचा था। नई शर्ट खरीदने का समय नहीं था। क्या मैं सच में बस ऐसे ही हार मान लेने वाला था? तभी मुझे बाथरूम में वॉशिंग मशीन चलने की हल्की आवाज सुनाई दी। हैरान होकर मैं वहां भागा और देखा कि कॉफी के दाग वाली शर्ट अंदर घूम रही थी। 20 मिनट बाद वॉश साइकिल खत्म हुआ और ड्रायर चालू हो गया। अगले 20 मिनट और गुजरे और एक साफ गर्म शर्ट जिसमें हल्की ताजी महक थी मेरे बेडरूम के दरवाजे पर एक अदृश्य हैंगर पर टंगी हुई थी। मैं उस नई जैसी शर्ट को खाली नजरों से देखता रहा, जैसे कोई सपना देख रहा हूँ। मैंने जल्दी से कपड़े बदले और दरवाजे से बाहर निकलकर मेट्रो स्टेशन की ओर भागा। सुबह की भीड़ भाड़ का समय था। मिनटों को गुजरते देख मुझे घबराहट से पसीना आने लगा। जैसे ही मैं मेट्रो पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, मेरे सामने मेट्रो का गेट अचानक बीप करने लगा। हरी बत्ती जली और बैरियर अपने आप खुल गया। बिना सोचे समझे मैं आगे बढ़ा और तेजी से प्लेटफॉर्म की ओर भागा। मेरी ट्रेन के दरवाजे धीरे धीरे बंद हो रहे थे और मेरा दिल बैठ गया। लेकिन जैसे ही वे बंद होने वाले थे, कुछ चीज बीच में फंस गई। एक तेज अलार्म बजा और दरवाजे फिर से खुल गए। मैं किसी तरह ट्रेन के अंदर घुसा, जोर जोर से हाँफ रहा था और मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। यह सब बहुत अजीब इत्तेफाक था, जैसे कोई मेरे लिए रास्ता साफ कर रहा हो। मैं इंटरव्यू से 5 मिनट पहले कंपनी पहुंचा, लेकिन कॉन्फ्रेंस रूम में इंटरव्यू लेने वालों का इंतजार करना किसी सजा जैसा लग रहा था। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मेरी बारी आई। मैंने गहरी सांस ली और कमरे में चला गया। 4 इंटरव्यू लेने वाले एक कतार में बैठे थे। उनके चेहरे सख्त थे। घबराहट के मारे मेरी हथेलियों से पसीना छूट रहा था और जैसे ही मैं अपना तैयार किया हुआ परिचय देने वाला था, मेरा दिमाग एकदम खाली हो गया। मेरा दिमाग जैसे जम सा गया था। शर्मिंदगी के मारे जब मैं सोच रहा था कि काश जमीन फट जाए और मुझे निगल ले, तभी टेबल पर रखा एक काला पेन अचानक लुढ़क कर मेरे हाथ के पास आ गया। मैंने बिना सोचे समझे उसे पकड़ लिया
पेन के ठंडे एहसास ने मुझे तुरंत शांत कर दिया। मैंने नीचे देखा तो पाया कि पेन की बॉडी पर एक छोटे चाकू से 2 छोटे लेकिन साफ शब्द खुदे हुए थे, शांत रहो। मेरा दिल तुरंत शांत हो गया। उन शब्दों ने एक जादुई असर की तरह काम किया और मेरी घबराहट को कम कर दिया। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम विवेक है। उस इंटरव्यू में मैंने अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। 1 हफ्ते बाद मुझे नौकरी का ऑफर मिला। अपने पहले दिन मैं एक अच्छी ड्रिंक की बोतल और ढेर सारी ताजी चीजें खरीदने के लिए मार्केट भागा। घर वापस आकर मैंने शानदार खाना तैयार किया। 2 गिलास भरे और 1 गिलास ऊपर उठाया। स्नेहा, यह ड्रिंक तुम्हारे लिए है, मेरी स्टार सपोर्ट प्लेयर। दूसरा गिलास थोड़ा हिला और मेरे गिलास से टकराकर एक खनकती हुई आवाज की, जैसे जवाब दे रहा हो। मैं मुस्कुराया, हालांकि मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे पता था कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक अनदेखी रक्षक आत्मा थी। नई नौकरी मिलने के बाद स्नेहा के साथ जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा अच्छी हो गई। कमाने की जिम्मेदारी मेरी थी, जबकि वह घर को बहुत अच्छे से संभालती थी और अपनी बिजनेस की समझ से मेरे खर्चों और पैसों की प्लानिंग पर नजर रखती थी। मुझे यह अनोखा साथ पसंद आने लगा था। रोज घर लौटने पर गर्म खाना मिलना और अपनी महीने की सैलरी का बजट बनाने में मदद के लिए एक CFO का होना। जब भी मुझे काम में कोई मुश्किल आती तो उससे जुड़ी किताबें और सामान रहस्यमयी तरीके से मेरी डेस्क पर आ जाते थे। वह एक शांत मेंटर, हर काम में माहिर हाउसकीपर और एक ऐसी अजनबी थी जो पुरानी दोस्त जैसी लगती थी। फिर भी मुझे उसके अतीत के बारे में कुछ नहीं पता था। जैसे जैसे हमारी बॉन्डिंग गहरी होती गई, मेरी उत्सुकता भी बढ़ती गई। आखिर स्नेहा की मौत कैसे हुई थी? एक अस्पष्ट ऑनलाइन रिपोर्ट में कहा गया था कि यह गलती से गैस पॉइजनिंग से हुई मौत थी, लेकिन मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। मैंने उससे पूछने की कोशिश की, स्नेहा, असल में तुम्हारी मौत कैसे हुई? कमरे की लाइटें टिमटिमाने लगीं। ऐसा लगा जैसे वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन किसी ताकत ने उसे रोक रखा था, जिससे वह साफ संदेश नहीं दे पा रही थी। उसका रिएक्शन जितना तेज होता, मुझे उतना ही शक होता। आखिरकार मैंने घर से ही अपनी जांच शुरू करने का फैसला किया। मैंने उस रियल एस्टेट एजेंट का पता लगाया जिसने मुझे यह घर किराए पर दिया था, मनाली, और लीज रिन्यूअल पर बात करने के बहाने उससे पास के एक रेस्टोरेंट में मिलने का इंतजाम किया। मनाली हमेशा की तरह गर्मजोशी और दोस्ताना अंदाज में मिली। उसने पूछा, क्या विवेक जी आराम से रह रहे हैं? वह घर बहुत अच्छी जगह पर है और उसका लेआउट भी शानदार है। बात बस ये है कि वहाँ कुछ समय पहले कुछ हुआ था और ज्यादातर लोग वहाँ की अजीब ऊर्जा को झेल नहीं पाते। लेकिन तुम्हें इतना सेहतमंद और खुश मिजाज देखकर मुझे पता था कि तुम ठीक रहोगे। वो जगह बहुत अच्छी है, मैंने कहा। बस मुझे थोड़ी उत्सुकता थी कि असल में वहाँ क्या हुआ था। मैंने कहा, मैंने ऑनलाइन देखा, लेकिन बस एक धुंधली सी खबर मिली कि मालकिन की एक हादसे में मौत हो गई थी। मनाली बोली, वो सब तो पुरानी बात है, बस एक हादसा। नौजवान, ज्यादा मत सोचो, बस शांति से वहाँ रहो। वहाँ का वास्तुशास्त्र असल में बहुत बढ़िया है। देखो, तुम्हारे वहाँ रहने आने के कुछ ही समय बाद तुम्हें बेहतर नौकरी मिल गई। तुम्हारी किस्मत बदल रही है। उसने बड़ी चतुराई से बातचीत का रुख मोड़ दिया और बार बार मुझे उस मामले के बारे में ज्यादा न सोचने के लिए कहती रही। मुझे उसका उत्साह कुछ अजीब लगा। एक आम एजेंट तो बस किराए और कॉन्ट्रैक्ट की परवाह करता है। वह मेरी मानसिक सेहत को लेकर इतनी चिंतित क्यों थी और मुझे घर के इतिहास के बारे में जानने से रोकने पर इतनी आमादा क्यों थी? थोड़ी शिष्टाचार भरी बातचीत के बाद मैंने मनाली को अलविदा कहा। फिर भी उस मुलाकात से मेरे शक दूर नहीं हुए, बल्कि मैं और ज्यादा सतर्क हो गया। उस रात मुझे एक डरावना सपना आया। मैं घने सफेद कोहरे में खड़ा था और अपने आसपास की चीजें साफ नहीं देख पा रहा था। मैंने एक आवाज सुनी जो जानी पहचानी भी थी और अजीब भी, जो किसी तीखी बहस में उलझी हुई थी। क्या वह स्नेहा है? मनाली, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैंने तुम्हें दोस्त माना था, तुमने सच में उस पैसे को हाथ लगाया। स्नेहा, प्लीज एक बार और मेरी मदद कर दो, बस इस बार। मैं वादा करती हूँ कि मैं उस कमी को पूरा कर दूंगी। नामुमकिन, वो क्लाइंट का पैसा है। तुम जुर्म कर रही हो, तो क्या तुम मुझे मौत के मुंह में धकेलना चाहती हो? बहस और गर्माती गई। आखिर में मुझे एक भारी दबी हुई धमक और किसी चीज के जमीन पर गिरने की आवाज सुनाई दी और उसके बाद एकदम सन्नाटा छा गया। मैं चौंक कर जाग गया। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था और ठंडे पसीने से मेरी पीठ ठंडी पड़ गई थी। वह सपना कितना असली लग रहा था। मनाली, स्नेहा ने सपने में यही नाम लिया था। मैंने लाइट जलाई और देखा कि स्टडी रूम का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। मुझे अच्छी तरह याद था कि सोने से पहले मैंने उसे बंद किया था। मैं अंदर गया और देखा कि डेस्क का सबसे निचला दराज, वह बंद दराज अब खुला हुआ था
और उसके अंदर काले चमड़े की जिल्द वाली एक डायरी रखी थी। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। क्या स्नेहा मुझे रास्ता दिखा रही थी? कांपते हाथों से मैंने डायरी खोली। उसमें ज्यादातर बातें पैसों के निवेश और रोजमर्रा की जिंदगी की आम चीजों के बारे में थीं। मैंने तेजी से पन्ने पलटे और आखिर में एक नाम देखा जो डायरी के पिछले हिस्से में बार बार आ रहा था, मनाली। डायरी में स्नेहा और उसकी बिजनेस पार्टनर के बीच एक जॉइंट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट का जिक्र था। बाद में स्नेहा को पता चला कि मनाली ने चुपके से बहुत सारा पैसा निकालकर हाई रिस्क वाली क्रिप्टोकरेंसी और शेयर बाजार में लगा दिया था। वह वेंचर फेल हो गया, जिससे भारी आर्थिक नुकसान हुआ। स्नेहा ने लिखा था, मुझे यकीन नहीं होता कि मनाली ऐसा कुछ कर सकती है। लालच ने सालों के भरोसे को बेकार कर दिया। मुझे उससे उसके कामों का हिसाब लेना ही होगा, चाहे नतीजा कुछ भी हो। यह उसकी आखिरी एंट्री थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। डायरी को कसकर पकड़े हुए मैं लिविंग रूम में वापस आया और साली हवा में कांपती आवाज में पूछा, स्नेहा, क्या मनाली ने ही तुम्हें मारा था? मेरे मुंह से ये शब्द निकलते ही ऊपर लगा क्रिस्टल का झूमर जोर जोर से हिलने लगा और दीवार पर लगी घड़ी जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिरकर टूट गई। कमरे का तापमान अचानक बहुत गिर गया। यह अब तक का सबसे जबरदस्त रिएक्शन था। फिर भी इस रिएक्शन ने मेरे हर शक को पक्का कर दिया। स्नेहा की मौत कोई हादसा नहीं थी, उसकी हत्या की गई थी और कातिल जो अभी भी आजाद घूम रही थी कोई और नहीं बल्कि वही रियल एस्टेट एजेंट थी जो मुझसे इतने प्यार से मुस्कुराकर मिली थी। सच किसी बर्फीली धारदार चीज की तरह चुभा, जिसने मेरी शांत जिंदगी के दिखावे को चकनाचूर कर दिया। स्नेहा के एकदम साफ सुथरे घर को चारों ओर देखते हुए मुझे पहली बार अंदर तक सिहरन महसूस हुई। मैं बस चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता था। विवेक, स्नेहा की चिंता मत करो, मैं पक्का करूंगा कि उसे वही मिले जिसकी वह हकदार है। मैंने गहरी सांस ली और एक प्लान बनाने लगा। मुझे सबूत चाहिए थे। डायरी एक अहम सुराग थी, लेकिन किसी को दोषी ठहराने के लिए काफी नहीं थी। मुझे मनाली से कोई गलती करवानी थी। मैंने उससे फिर संपर्क किया और कहा कि मुझे इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग में दिलचस्पी है और मैं किसी एक्सपर्ट की सलाह लेना चाहता हूँ। इस बार मैंने उससे एक शोर शराबे वाले ओपन एयर कैफे में मिलने का प्लान बनाया और पहले से ही अपने फोन पर चुपके से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। मनाली ने कहा, तुम सच में बहुत महत्वाकांक्षी हो। विवेक नई नौकरी शुरू करते ही फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सोच रहे हो। मैंने जवाब दिया, मेरे पास कोई चारा नहीं है, मुझे गरीब होने से डर लगता है। यह सब मनाली जी की पैनी नजर की वजह से हुआ। उन्होंने इतनी अच्छी जगह बताई कि मेरी किस्मत ही बदल गई। वैसे मुझे उस जगह की असली मालकिन स्नेहा के बारे में जानने की उत्सुकता है। सुना है वह फाइनेंस की माहिर थीं। क्या उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया था? मैंने मनाली की आंखों में गौर से देखा। जब मैंने स्नेहा का नाम लिया तो उसकी आंखों की पुतलियां बहुत मामूली रूप से सिकुड़ गईं। मनाली बोली, ओह बिल्कुल स्नेहा, एक असाधारण प्रतिभा वाली महिला थीं, एक असली स्टार। यह दुख की बात है कि भगवान उन्हें इतनी जल्दी अपने पास बुला ले गए। मैंने चारा फेंकते हुए कहा, मुझे हाल ही में घर पर उनकी कुछ डायरियां और नोट्स मिले हैं, लेकिन उनमें बहुत सारी टेक्निकल बातें हैं जो मुझे समझ नहीं आ रही। क्या तुम उन्हें मेरे लिए देख सकती हो? मनाली के चेहरे के भाव थोड़े बदले और कॉफी पकड़े हुए उसका हाथ कांपने लगा। उसने कहा, डायरियां, खैर वे तो निजी चीजें हैं, हमें उनमें झांकना नहीं चाहिए। वैसे विवेक, क्या उस घर में रहते हुए तुम्हें कुछ अजीब महसूस हुआ है? मैंने पूछा, अजीब जैसे क्या? उसकी आवाज धीमी हो गई और उसकी आंखों में कुछ जानने की उत्सुकता थी। उसने कहा, जैसे आधी रात को आवाजें सुनाई देना या चीजों का अपने आप हिलना। मेरा दिल बैठ गया। वह मेरी परीक्षा ले रही थी, यह देखने की कोशिश कर रही थी कि क्या मुझे स्नेहा के बारे में पता है। मैंने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तो बहुत गहरी नींद सोता हूँ। शायद मेरी हिम्मत इतनी मजबूत है कि बुरी किस्मत मुझ पर असर नहीं करती। हमने पूरा खाना एक दूसरे को समझने की कोशिश में बिताया, फिर भी हमें वो जवाब नहीं मिले जो हम चाहते थे। उस दिन के बाद से मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कोई अनदेखी आंखें मुझ पर नजर रख रही हैं। काम से घर लौटते समय मुझे लगातार अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई देती थी, न बहुत पास न बहुत दूर। लेकिन जब भी मैं पीछे मुड़कर देखता तो वहां कोई नहीं होता था। घर में होने वाली अजीबोगरीब घटनाएं अब डरावनी होने लगी थीं। घर का व्यवस्थित कामकाज और लाइट जलाकर रखने जैसी सोच समझकर की गई हरकतें अब बंद हो गई थीं। आधी रात को लिविंग रूम से चाकू की धार तेज करने की आवाज आती थी, एक के बाद एक रगड़, जो सन्नाटे में बहुत तेज और डरावनी लगती थी। बाथरूम के शीशे पर अचानक खून से सना लाल हाथ का निशान उभर आता था, जिसे देखकर ऐसा लगता था जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा हो। मुझे पता था कि यह सब स्नेहा नहीं कर रही थी। स्नेहा की अलौकिक मौजूदगी में एक तरह का अनुशासन और अजीब सी कोमलता थी, जबकि ये घटनाएं पूरी तरह से नफरत और डराने धमकाने वाली थीं।
क्या मनाली ने मुझे डराकर भगाने के लिए इन भूतिया हरकतों को अंजाम देने का कोई तरीका ढूंढ लिया था या किसी को काम पर रख लिया था? उसे डर था कि कहीं स्नेहा के सामान में मुझे कुछ ऐसा न मिल जाए जो मुझे नहीं मिलना चाहिए। एक रात एक बुरे सपने की वजह से मेरी नींद खुल गई और मैंने देखा कि बेडरूम की खिड़की पर धुंध की एक पतली परत बन रही है। उस धुंध के बीच धीरे धीरे कुछ शब्द उभर रहे थे। वह स्नेहा थी। तो दोस्तों, क्या विवेक मनाली को उसके अंजाम तक पहुंचा पाएगा? क्या स्नेहा की आत्मा को इंसाफ मिलेगा? और उस खिड़की पर धुंध के बीच स्नेहा ने ऐसा क्या लिख दिया जिसे देखकर विवेक के होश उड़ गए? यह सब कुछ हम जानेंगे इसके अगले एपिसोड में। अगर आप इस सस्पेंस से पर्दा उठाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ, तो इस वीडियो पर 1000 लाइक्स और 500 कमेंट्स का टारगेट जल्दी से पूरा कर दीजिए। जैसे ही यह टारगेट पूरा होगा, इसका अगला चैप्टर तुरंत आ जाएगा। तो बिना देर किए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट एपिसोड जरूर लिखें। मिलते हैं इसके अगले धमाकेदार और खौफनाक एपिसोड में।